नमस्कार। बिहार में कास्ट सेंसस हुआ। आज विधानसभा में वह विधेयक पारित कर लिया गया जिसके जरिए कास्ट सेंसस के बाद बिहार ने आरक्षण की सीमा को बढ़ा करके 75% कर दिया है। अब इस विधेयक को राज्यपाल के हस्ताक्षर और उसके बाद केंद्र के भेजे जाने का पूरा रास्ता खुला हुआ है। तो बिहार में कास्ट सेंसस हो रहा है और वहीं यूपी में काऊ सेंसस हो रहा है। बिहार में कास्ट सेंसस हो जाने के बाद जो आंकड़े आए उसने बिहार और कुछ जातियों के जो ओबीसी एससी एसटी में थी उन जातियों के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे थे, जो मिथ्या भ्रम गप धारणाएं चल रही थी, उसका जवाब दे दिया। यह भी सामने सबके कर दिया कि बिहार में कौन से लोग अपनी हिस्सेदारी से कई गुना ज्यादा हैं और किसकी हिस्सेदारी बिल्कुल नगण्य है। इस बात का बिहार में बीजेपी विरोध नहीं कर रही, समर्थन कर रही है। बिहार में भाजपा के बड़े नेता, देश के गृह मंत्री जाकर के समर्थन कराए और तो और वो क्रेडिट लूटने चले गए कि भाई ये जाति जनगणना तब हुई पारित जब विधानसभा में जो बिहार में सरकार है उसमें बीजेपी शामिल थी। ये बीजेपी का निर्णय था। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश में केवल एक ही जाति है और वो है गरीब की। और ये वही प्रधानमंत्री कहते हैं जो अपनी जाति बताकर वोट मांग चुके हैं, जो कैबिनेट मंत्रियों की जाति बताते हैं, जो राष्ट्रपति की जाति बताते हैं, ये वही पार्टी है। और गृह मंत्री जाकर के क्रेडिट ले रहे बिहार में कि हमने कराई जाति जनगणना। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एक ही जाति होती है गरीब की, ये लोग जाति पात में बांट रहे हैं, देश को तोड़ रहे हैं। इस पूरे पृष्ठभूमि में एक खबर आई है कि उत्तर प्रदेश में काऊ सेंसस होगा। आइए इस सब पर एक विश्लेषण करते हैं कि इन दोनों के मायने क्या हैं। बिहार ने वो कौन सी चाल चल दी है जिससे अब बीजेपी बैकफुट पर आ गई है और बीजेपी के नेताओं के बयानों में घोर अंतर विरोध दिख रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या बिहार के इस निर्णय के बाद भाजपा में हड़कंप मचा हुआ है? क्या बिहार में जाति जनगणना का समर्थन करके बीजेपी फंस चुकी है क्योंकि अब केंद्र में उसका दबाव बन रहा है? क्या है इस पूरे परिदृश्य का मसला और क्या है काऊ सेंसस? इस पर आज की वीडियो में बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका सबका 4 PM न्यूज चैनल के इस खास एपिसोड। इस प्लेटफॉर्म पर मैं अक्सर कुछ विश्लेषण के जरिए अपनी राय आपसे साझा करता हूं और आप उसे पसंद करते हैं। मैं चाहूंगा कि उसमें आप टिप्पणी भी लिखा करें, जैसे कि मैं टिप्पणी पढ़ूं, देखूं, समझूं और फिर अगले विश्लेषण में उसका लाभ मुझे मिले। इसी मकसद से आज के वह विश्लेषण आपसे साझा कर रहे हैं। तो दो दृश्य इस समय भारतीय राजनीति में चल रहा है। एक तरफ बिहार है और ये वही बिहार है जिसके नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ करके लालू यादव, जो अपने पुराने राजनीतिक सहयोगी और भाई भी हैं और राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी रहे, लंबे समय तक दोनों का संघर्ष रहा और लंबे समय तक दोनों एक दूसरे के साथ भी रहे, उनके साथ चले गए। बीजेपी से छोड़ दिया उन्होंने गठबंधन। तो जो नीतीश कुमार कल तक बड़े अच्छे थे वही नीतीश कुमार विलेन बन गए। जब वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो नीतीश कुमार सबसे अच्छे नेता हो जाते हैं और जब बीजेपी के खिलाफ लालू के साथ खड़े हो जाते हैं तो नीतीश कुमार विलेन हो जाते हैं। और उनसे विधानसभा में इतना बड़ा काम नीतीश कुमार ने किया क्योंकि ये वही नीतीश कुमार है जो इंडिया गठबंधन बने, जिसका नाम भले बाद में इंडिया दिया गया, लेकिन विपक्षी दलों का गठबंधन बने, कांग्रेस को साथ लेकर, देश के तमाम क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर, एक बड़ी एकजुटता के साथ वो गठबंधन काम करे, लोग एक साथ आए और देश में भाजपा की सरकार को 2024 में बदल दें। इसके लिए नीतीश कुमार ने पहल की। नीतीश कुमार आज भी उसके साथ खड़े हैं। थोड़ी नाराजगी वो जाहिर करते हैं कि कांग्रेस को बहुत दिलचस्पी नहीं है क्योंकि वो विधानसभा चुनाव में एंगेज्ड है, लेकिन नीतीश कुमार आज भी इंडिया गठबंधन के साथ है। और उस नीतीश कुमार ने एक शानदार कदम उठाते हुए
एक ऐसी चुनौती बिहार में पैदा कर दी बीजेपी के सामने, जिसकी मंशा आप इस बात से समझिए, इस पूरे गेम प्लान को इस तरह समझिए कि बिहार बीजेपी को उस नीतीश कुमार की इस नीति का समर्थन करना पड़ा है। और आज बिहार के विधानसभा में यह आरक्षण विधेयक पास भी हो गया और भारतीय जनता पार्टी ने इसका इसका समर्थन किया, आरक्षण की सीमा को बढ़ाए जाने का। इसका विश्लेषण करेंगे। तो ये कौन सी चाल है नीतीश कुमार की, जिसमें बीजेपी इस तरह फंस गई है कि वो बिहार में तो समर्थन कर रही है, लेकिन लखनऊ तक आते आते विरोध में है, दिल्ली तक आते आते पूरी तरह विरोध कर दी। गृह मंत्री गए। 2 अक्टूबर 2023 को बिहार में जाति जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक किए कि कौन सी जाति की कितनी आबादी है, एक एक सिलसिलेवार। और 7 नवंबर 2023 को बिहार विधानसभा में पूरा का पूरा दस्तावेज टेबल कर दिया गया, जिसमें जातियों के पास अलग अलग ब्यौरेवार कितनी सरकारी नौकरी है, कितना उनके पास खेती की जमीन है, अभी इस पे और आंकड़े आने बाकी हैं, कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग पास घर नहीं, कितने लोग पास रोजगार नहीं, कितने लोग पास सरकारी नौकरी है, पूरा का पूरा आंकड़ा टेबल कर दिया। और उसके बाद नीतीश कुमार ने यह घोषणा कर दी कि अगर 15% आबादी थी शेड्यूल कास्ट की, तो उनको 100% आरक्षण मिला है, संविधान ने दिया है। और 7.5% आदिवासी को 7.5% दिया, यानी उनकी आबादी के मुताबिक। तो अगर बिहार में हमने पाया कि ये 19.5% से ज्यादा है, ये 1.5% से ज्यादा है, तो इन दोनों के आरक्षण को बढ़ाकर 20 और 2 कर दिया जाए, यानी 22% एससी और एसटी का आरक्षण हो जाए। और ओबीसी का आरक्षण जो 30% था, चूंकि उसकी आबादी बढ़कर के 63% हो गई, तो उनके आरक्षण को 43% कर दिया जाए, तो दोनों मिलाकर 65% हो गया। 43 और 22 65%। और 10% ईडब्ल्यूएस कोटा, यानी बिहार में अब आज की तारीख में बिहार विधानसभा से पारित विधेयक के जरिए 75% आरक्षण है। और ये कोई नया नहीं है, तमिलनाडु में बहुत पहले से 69% आरक्षण है और चल रहा है। राज्य अपने यहां नीतियां बना करके ये सारे काम कर सकता है और उन सारे फैसलों को ले सकता है। और इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी के प्रायोजित लोग इस जाति आधारित सर्वे का, क्योंकि जाति जनगणना तो केंद्र का विषय है, वो राज्य सरकारें करा ही नहीं सकती, लेकिन राज्य सरकार के पास ये अधिकार है कि वो अपने राज्य की नीतियों को बनाने के लिए अपने राज्य की गणना करा सकता है, किसी भी किस्म की गणना, सर्वे, आंकड़े जुटा सकता है। तो बिहार ने कहा जाति आधारित गणना कराएंगे हम। और बीजेपी इसके विरोध में, उनके प्रायोजित लोग पहले हाईकोर्ट पटना गए, उन्होंने रोका, फिर वापस ले लिया फैसला, और वो लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए। तो सुप्रीम कोर्ट में, चूंकि केंद्र में सरकार भाजपा की है और उस भाजपा की सरकार के गृह मंत्री वो जाकर बिहार में अभी क्रेडिट लेके आए हैं 2 दिन पहले कि ये भारतीय जनता पार्टी का फैसला था, हमने ये कराया था। और केंद्र में जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस था, तो अपने सॉलिसिटर जनरल को खड़ा कर दिया कि इसके विरोध में, पहला एफिडेविट सॉलिसिटर जनरल ने इसके विरोध में दिया कि बिहार जाति जनगणना नहीं करा सकता। और उसके बाद फिर वापस लिया, फिर शाम को दूसरा एफिडेविट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई, बिहार ने जाति जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए। ये है वो चाल जिसमें बीजेपी इतनी बुरी फंस गई है। और केंद्र में जाति का मुद्दा है, राहुल गांधी ने इसको उठाया, सदन में पूछ दिया कि 90 में केवल 3 ओबीसी सेक्रेटरी, देश कौन चला रहा है भाई? क्या देश के नागरिकों को जानने का हक नहीं है कि इस देश में आज भी घर किसके पास नहीं है, उसके कौन लोग हैं? वो ये देश जानना चाहता है, कौन सा समाज, कौन सा तबका, समाज का कौन सा हिस्सा, कौन सी जाति, कौन सा क्षेत्र, वो जब विकास में पीछे आ जाए और इसका कोई देश आंकड़ा न निकाल पाए, तो उसकी उन्नति के लिए नियम कैसे बनाएगा, नीति कैसे बनाएगा? इसलिए जाति जनगणना राष्ट्र का मुद्दा है, ये किसी के विरोध में नहीं, किसी के खिलाफ नहीं। लेकिन आप देखें कि इसके खिलाफ में कौन खड़ा है, इसका चिन्हित करिए इसको। अच्छा, जाति इस समाज में है और जाति के नाम पर गैर बराबरी है, जाति के नाम पर हकमारी है, जाति के नाम पर हिंसा है, जाति के नाम पर भेदभाव है। तो जाति के नाम पर अगर राजनीति हो रही है तो बुरा क्या है भाई? अगर आपके समाज में कोई बीमारी है, तो जाति छिपाने से बीमारी जाएगी या जाति का इलाज करने से बीमारी जाएगी? जैसे सबको सबके हिस्से का हक मिल जाए तो जातिवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। जब किसी को हक नहीं मिलेगा तो वो अपना हक मांगने वाला, सोचिए जो वंचित शोषित था, जो हक मांगने गया, उसको कहा जाता है कि वो जातिवाद कर रहा है, क्योंकि वो सीन में कहीं नहीं था। तो जाति जनगणना का मुद्दा जिस पे बीजेपी बुरी तरह घिर गई है। और 2010 में जब संसद में इस पर बहस हो रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मरहूम गोपीनाथ मुंडे, हुकुम देवनारायण यादव जो अभी भी हैं, और कई नेता
जाति जनगणना के समर्थन में बयान दिए और कांग्रेस चूंकि यूपीए 2 की सरकार थी, उसके ऊपर दबाव बना रहे कि 2011 में जाति जनगणना करवाओ। बीजेपी जो जाति जनगणना के समर्थन में 2018 में राजनाथ सिंह कहते हैं कि हम जाति जनगणना कराएंगे और 2021-22 में जब केंद्र में संसद में पूछा जाता है कि भाई 2021 की जनगणना के साथ क्या जाति जनगणना होगी, तो केंद्र के मंत्री मना कर देते हैं कि केंद्र सरकार का जाति जनगणना कराने का कोई इरादा नहीं। प्रधानमंत्री जब जाति का मुद्दा सामने आता है तो कहते हैं कि हम देखो ये कांग्रेस और ये विपक्षी दल ये लोगों को जात पात में बांट रहे हैं। इस देश में कोई जाति है तो केवल और केवल गरीब की जाति है। तो डियर प्राइम मिनिस्टर, क्या आपको यह नहीं पता था 2014 के पहले जब आपने गुजरात के मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री बनने का सपना पाला तो कहा कि मैं ओबीसी मां का बेटा हूं? वाई? क्यों ओबीसी मां का बेटा आपने बताया? बोलते आप गरीब मां का बेटा हूं, जो आप बोलते रहे। मां गरीब थी, दूसरे घर बर्तन धुलती थी, मैं भीख मांगता था। मैं नहीं कर रहा हूं, ये बात तो इस देश के प्रधानमंत्री की है, इस देश के प्रधानमंत्री की बात है। तो प्रधानमंत्री अगर इस्तेमाल करें जाति का तो गलत नहीं, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री उनकी पार्टी कैबिनेट मंत्रियों की जाति बताए तो बुरा नहीं। दलित 12 बना दिए कैबिनेट मंत्री, 27 ओबीसी बना दिए कैबिनेट मंत्री, ये बुरा नहीं। राष्ट्रपति किसको बना रहे उसकी जाति प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी बताए तो बुरा नहीं। अभी कल बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया है कि हमने इतने इतने लोगों को, इतने मुख्यमंत्री बनाए, इतने कैबिनेट मंत्री बनाए, इतने सांसद बनाए, इतने विधायक बनाए तो बुरा नहीं। और जाति वाले जाति जनगणना की मांग करते हुए ये पूछे कि भाई कौन वंचित शोषित रह गया, इसकी आबादी, इसकी शिक्षा, रोजगार सब बता दो, तो वो जातियों में बांटना हो गया, देश तोड़ना हो गया। इसलिए क्योंकि बीजेपी आज की तारीख में जाति जनगणना का विरोध नहीं कर सकती। और ये वो चाल जहां पर बीजेपी में हड़कंप मचा है कि इसका करें क्या। अब 22 जनवरी 2024 का तारीख भी रख दी है, उसके पहले मंदिर उद्घाटन कर नहीं सकते। तो अब देखिए आज क्या तमाशा हो रहा है उत्तर प्रदेश में। अब मैं इसको कोई और रूप में नहीं कहना चाहता, सरकार है, सरकार का निर्णय है, वो कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, हम इसकी आलोचना कतई नहीं कर रहे। पूरा अधिकार है कि कौन अपनी कैबिनेट की बैठक कहां करता है, और आज अयोध्या में उसकी बैठक हो रही है। ठीक बात है, आपका निर्णय, लेकिन देश का निर्णय देश करेगा, जनता का निर्णय जनता करेगी। हम तो दोनों का विश्लेषण करेंगे और हमारा विश्लेषण ये कहता है कि गरीब, कमजोर, मजलूम, वंचित, शोषित कौन है। अगर बिहार के लोगों को यह जानने का हक है तो क्या उत्तर प्रदेश के लोगों को यह जानने का हक नहीं है? बिहार में भाजपा जाति जनगणना के समर्थन करके आज विधानसभा में बिहार के आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 75% करने के बिल का समर्थन करके वोट डाल चुकी है। और लखनऊ में भाजपा गाय की गणना करा रही है, जाति की गणना नहीं करा रही। ये कैसा चरित्र है। और इस जगह पर हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि आज यह पूरा का पूरा चरित्र बीजेपी का एक्सपोज हो गया और यहां जाके बीजेपी बुरी तरह फंस गई है। बिहार की जाति जनगणना ने कैसे घेरा है इस पूरे प्रकरण में। अब जैसे बिहार में जाकर, उत्तर प्रदेश में जाकर भाजपा लगातार ये कहती रही है कि ओबीसी का सारा हक कौन छीन ले गया? यादव। तो बिहार में जब जाति जनगणना हुई तो पता चला कि यादवों की आबादी 14.5% से ऊपर, 14.55, और सरकारी नौकरी में यादव कितने? 1.55, यानी अपनी हिस्सेदारी के 12-13% नीचे। और भूमिहार, कायस्थ, ब्राह्मण, राजपूत, इनकी जितनी आबादी है या तो उतना प्रतिशत उनको नौकरी मिल चुकी है या उससे कई गुना ज्यादा। गरीब में, सवर्ण तबके में 25% गरीब है, यानी हर 4 में 1 व्यक्ति गरीब है। और जैसे जैसे ये ओबीसी, एससी, एसटी हर जगह जाना आप शुरू करेंगे तो ये 3 में 1, 2 में 1 और 1 में 1, ऐसे आपको गरीबी की रेखा मिलेगी। और बिहार ने आर्थिक आंकड़े सार्वजनिक किए हैं, आप कल्पना करिए, यादवों की जो सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी है 14% आबादी, 14.5%, 14.63 करके है, और सरकारी नौकरी 1.55, भूमिहार की आबादी 2.8 और सरकारी नौकरी 4.99, ब्राह्मण की आबादी 3.63 और सरकारी नौकरी में 3.60। इस तरह से आंकड़ा सार्वजनिक हो गया ना भाई। इस
समीकरण से एक पोल खुल गई कि भाई कैसे आप चीजों को देखते हैं और कौन गरीब है, इस बात का सवाल पूछा जाने लगा गया। अब देखिए आगे उस पूरे आंकड़े में आगे देखिए क्या क्या चीजें चल रही हैं। आदिवासी तबका, दलित तबका, पिछड़ा तबका, और उसमें भी अति पिछड़ा, उसमें से गरीब परिवारों का प्रतिशत पिछड़े वर्ग में 33.16, अन्य पिछड़े वर्ग में, अत्यंत पिछड़े वर्ग में 33.58%, अनुसूचित जाति में हर 20 में से, यानी हर 20 में से 5 आदमी, 4 आदमी गरीब हैं, और हर 4 में से 1 आदमी गरीब अपर कास्ट में है। इस तरह से पूरा का पूरा आंकड़ा सार्वजनिक कर दिया गया, और इस आंकड़े के सार्वजनिक होते ही अब बिहार में पूरी की पूरी लड़ाई बदल गई। अब बीजेपी के पास कोई नैतिक साहस नहीं है, कोई बीजेपी के पास ठोस आधार नहीं है कि उसका वो काउंटर कर सके। और एक कदम आगे बढ़कर नीतीश कुमार ने क्या किया, जो गरीब हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, आय का कोई स्रोत नहीं है, 90 लाख लोग हैं, उन परिवारों को 2 लाख रुपए किश्तों में मदद करेंगे। केवल जातिगत जनगणना का अर्थ ये नहीं है कि जातियों को गिन लिया, आबादी गिन ली, उनको इतना हक दो, नहीं। वो एक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कदम है, और इस आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कदम में आर्थिक रूप से जो पिछड़ गए उनको भी आगे रखने का, उसमें हिस्सेदारी देने की बात है। क्योंकि आरक्षण तो केवल सरकारी नौकरी और सरकारी रोजगार में है, और सरकारी नौकरी, सरकारी रोजगार में कितना मौका ही बचा है, सब तो प्राइवेट हाथों में बेच दिया गया। वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, वो लूट रहे हैं भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊं। हाँ, मैंने कसम उठाई है, अब देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और सब कुछ बिक गया, रेल बिक गई, बेल बिक गया, सेल बिक गया, बैंक बिक गया, बीएसएनएल बिक गया, एलआईसी बिक गई, पोर्ट बिक गया, एयरप्लेन बिक गए, क्या नहीं बिका। और जब सब कुछ बिक गया तो सरकारी नौकरी कहां रहेगी भाई। नई शिक्षा नीति में शिक्षा बिक गई, तो शिक्षा में अब धीरे धीरे वो असर दिखेगा कि प्राइवेटाइजेशन, तो न शिक्षा में आरक्षण की सीमा बची, न रोजगार में बची। लेकिन फिर भी एक पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल चैलेंज है कि अगर आरक्षण जितना है उतने में सबको हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं। और बीजेपी इसका विरोध आज की तारीख में करने की साहस नहीं रख रही, क्योंकि पूरा का पूरा इंडिया अलायंस इस पूरे मुद्दे पर एकजुट है। आप राहुल गांधी का भाषण सुने, राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं कि देश का 100 रुपया है तो केवल 5 रुपए का निर्णय ओबीसी ले रहा है, 1 रुपए से भी कम का निर्णय आदिवासी ले रहा है, 1 रुपए के आसपास का निर्णय दलित ले रहा है। तो ये बाकी 97-98%, मतलब 92-93-94% का निर्णय कौन ले रहा है। क्या देश में सबका हक सबको मिलना नहीं चाहिए। और यहां बीजेपी बुरी तरह से गिर गई है, उसके भीतर हड़कंप मचा हुआ है। विरोध करें तो कैसे करें, क्योंकि ये हिंदुत्व के भीतर से उनको चुनौती दे रहा है। जिसे कल तक कह रहे थे ना, हिंदुओं एक हो जाओ, और वहां नायाब निकला उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, गाय की गणना कराएंगे। भाई गाय की गणना हो, गाय को घर मिले, गाय को खाना मिले, गाय को बीमारी से मुक्ति मिले, गाय को सुख मिले, सुविधा मिले, संपन्नता मिले, सम्मान मिले, इसमें किसी को क्या ऐतराज। खूब मिले, लेकिन इंसान को कुछ न मिले। इंसान के लिए कौन सी नीतियां बनाई जा रही हैं, और इसलिए उत्तर प्रदेश में इसका असर पड़ेगा। अब दूसरी बात, कहां कहां बीजेपी फंस गई है, हिंदुत्व को भीतर से चैलेंज दे रही है तो कास्ट सेंसस, क्योंकि जिसे आप हिंदू कहते हैं वही लोग आपसे सवाल कर रहे हैं कि भैया आप अपनी आबादी के कई 100 गुना ज्यादा क्यों हैं। अब अपना जगह थोड़ा खाली करिए, हमको जगह लेना है, हमारे लोगों की आबादी इतनी है, हमको जगह चाहिए। अब हिंदू ही हिंदू से सवाल कर रहा, सो कॉल्ड हिंदुत्व फुस। आप बताइए, आपका क्या मानना है इस पर। अब अपने लोगों का तो आप विरोध कर भी नहीं सकते, उनकी लिंचिंग कर नहीं सकते, उनको आतंकवादी, देशद्रोही नहीं बता सकते, हाँ जातिवादी बताते हैं। अच्छा एक बात बताइए, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का भाषण आपने सुना है कि नहीं, इंटरव्यू। मुझे अपनी जाति पर गर्व है, मैं ठाकुर जाति में हूं, और मैं अपनी जाति पर गर्व करता हूं, क्योंकि मेरी जाति वो जाति है जिसमें भगवान भी पैदा होते हैं और बार बार पैदा होते हैं। ये किसका बयान है, एक योगी का, जो योगी बनने के बाद जाति पात धर्म सबसे ऊपर उठ जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं उठे, आप गूगल करके वो बयान सुनिएगा। और यहां बीजेपी फंस गई है। प्रधानमंत्री अपनी जाति बताएं तो जातिवाद नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी जाति बताएं तो जातिवाद नहीं। 56 में 46 एसडीएम यादव हो गए, आज तक कोई आंकड़ा नहीं है, पूरे पूरे 6 साल सरकार हो गई। कोई और सरकार होती तो अब तक तो लाकर पब्लिक डोमेन में आंकड़े रख देते, ये देखिए यादवों ने हक लूट लिया, क्योंकि ये झूठ बोला गया था।
एक तमाशा जिससे अति पिछड़ी जातियों को भरमाया जा सके, उनको प्रतिक्रिया में यादव विरोधी करके, कुर्मी विरोधी करके, कोयरी विरोधी करके वोट लिया जाए। और उनको मिला क्या? 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला, जिसमें पूरी ओबीसी को 4.81% सीट मिली। नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास जो केंद्र का बनाया हुआ है, वो कह रहा है कि यहां आरक्षण में धांधली हुई। इनके सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि आरक्षण में धांधली हुई। आज तक उनको न्याय नहीं मिला, और जब वो न्याय मांगने जाते हैं तो उनको लाठी मिलती है। ये जातिवाद नहीं है क्या? आज उत्तर प्रदेश में कौन डीएम एसपी, कौन थाने पर है? क्या ये इस उत्तर प्रदेश की जनता को जानने का हक नहीं है? अगर बिहार को अपना जानने का हक है, तो उत्तर प्रदेश में जितना गाय को स्वाभिमान से, सम्मान से और सुविधा से, सुख से जीने का हक है, उससे ज्यादा हक एक इंसान की जान का है। उसको हक क्यों ना मिले? तो पहले पता तो चले कि ये कहां कौन कितना है। तो ये जो चैलेंज है, ये बीजेपी के भीतर हड़कंप मचाए हुए। और आखिरी बात, बीजेपी के अपने जो सहयोगी दल हैं, जो ओबीसी एससी नेता हैं, मजाल नहीं है कि आप जाति जनगणना के विरोध करें और जाके क्षेत्र में वोट भी मांग लें। आप नहीं मांग सकते, क्योंकि आपको कोई वोट देगा ही नहीं, और वो वोट आपसे कोई मांग नहीं सकता। इसलिए चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो अपना दल की, चाहे संजय निषाद हो निषाद पार्टी के, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो सुभासपा के, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, सारे जाति जनगणना के समर्थन में। अच्छा, ये सारे नेता जातिगत जनगणना के समर्थन में, तो बीजेपी इनको क्या करेगी? मान लिया बीजेपी ये कह देगी कि बिहार में नीतीश कुमार राजनीति कर रहे हैं, अखिलेश यादव मांग करते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, तो अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव खुद रहते क्यों नहीं कराए? मान लिया अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं, मान लिया नीतीश कुमार राजनीति कर रहे हैं, मान लिया मायावती जी की पार्टी बसपा जब समर्थन करती जाति जनगणना का तो वो राजनीति कर रही। तो ये अनुप्रिया पटेल, केशव प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद क्या कर रहे हैं? इसका जवाब तो योगी आदित्यनाथ देंगे ना। ये लोग समर्थन में है कि विरोध में? अच्छा, गृह मंत्री अमित शाह जाकर बिहार में बोला है कि हम तो भाई जाति जनगणना हमारी पार्टी ने कराई और हम तो उचित समय आने पर। कौन सा उचित समय भैया? इवेंट बना करके। आज आपके पास 2011 का गलत ही सही 49,53 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, लगभग 5,000 करोड़ रुपया इस देश का 2011 का सर्वे कराने में, जो कांग्रेस की बदमाशी के चलते 1948 के जनगणना एक्ट में शामिल नहीं था, इसलिए जनगणना में शामिल नहीं हुआ 2011 की, इसलिए अलग से उसे आर्थिक और जातिगत सर्वे किया गया। उसका आंकड़ा तो है, पब्लिक डोमेन में रख दो, और जरा रोहिणी कमीशन का आंकड़ा भी रख दो। अब जरा हम भी देखें कौन जातियां कितना ली हुई हैं, हक मारी कर रही हैं। बीजेपी इसलिए बुरी तरह से घिर गई है, भयानक हड़कंप मचा हुआ है, और इसी सब के चलते वहां कास्ट सेंसस या काऊ सेंसस, बिहार में कास्ट सेंसस और यूपी में काऊ सेंसस। और बिहार आजादी के बाद का एक ऐसा प्रदेश है जिसने एक साल के अंदर 4.5 लाख सरकारी नौकरियां बांट दी, लोगों को दी, घर बुला के दी। बिहार निर्माण कार्य में, इंफ्रास्ट्रक्चर में इस समय शानदार काम कर रहा है। अब नीतीश कुमार के बयान पर हल्ला। नीतीश कुमार का मंशा गलत नहीं थी, नीतीश कुमार के बयान में कुछ शब्द गलत रहे होंगे, और हैं, नीतीश कुमार ने माफी मांग ली। ये कठुआ और मुल्ला कहने वाला, आतंकवादी कहने वाला संसद में माफी मांगा है क्या? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड करने वाले ने माफी मांगी क्या? कब्र से उठाकर बलात्कार करने की बात कहने वालों ने माफी मांगी क्या? चिन्मयानंद के साथ खड़े, कुलदीप सिंह सेंगर के साथ खड़े लोगों ने माफी मांगी क्या? सदन में पोर्न देखने वालों ने माफी मांगी क्या? किस पार्टी के थे? बीजेपी के थे। और नीतीश कुमार इसलिए विलेन है क्योंकि नीतीश कुमार की पॉलिसी पर बीजेपी और बीजेपी के प्रवक्ता, मीडिया, चैनल के लोग उसका विरोध नहीं कर पा रहे। बताओ कि एक साल में किसी ने 4.5 लाख नौकरी दी हो, यूपी के लोग जाकर बिहार में नौकरी ले रहे हैं, तो नीतीश कुमार को कैसे गलत कहते हैं? नीतीश कुमार का विरोध नहीं कर पा रहे। जाति जनगणना में पब्लिक डोमेन में आ गया, बीजेपी खुद फंस गई है क्योंकि उनके लोग कहते हैं जाति जनगणना होनी चाहिए, उसका विरोध कर नहीं सकते क्योंकि फिर विनाश हो जाएगा, क्योंकि ओबीसी और दलित तो इनको वोट देकर सरकार बनवा रहा है, जिसको कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज अगले 5 साल तक देंगे। देश जानना चाहता है कि उन 80 करोड़ लोगों में कौन लोग हैं, किस जाति के लोग हैं। प्रधानमंत्री इस देश को इस बात का जवाब दे। कौन इतना लाचार, मजबूर, बेबस कर दिया गया कि वो अगले 5 साल भी 5 किलो अनाज सरकार से लेके खाएगा, खुद कमाने खरीदने लायक नहीं बचा? कौन है वो? गरीब। और आपने 9 साल में उनके लिए क्या किया? इसका जवाब दे प्रधानमंत्री। हड़कंप मचा हुआ है बीजेपी में, केवल तमाशा बना के नीतीश कुमार को बदनाम किया जा रहा है, और वो एंकरानी
जो मणिपुर में नंगी कर दी गई महिलाओं के ऊपर खामोश रहे, चिन्मयानंद पर खामोश रहे, कुलदीप सिंह सेंगर पर खामोश रहे, कठुआ गैंगरेप में बलात्कारियों के पक्ष में तिरंगा रैली निकालने वाली बीजेपी के खिलाफ खामोश रहे। आज जैसे लग रहा है कि फनफना के एकदम डसने को तैयार है। नहीं भाई, जनता है, सब समझती है। जो गलत कहा नीतीश कुमार ने उसके लिए माफी मांग ली, सदन में खड़े होकर माफी मांग ली। जो सही किया उस पर कब डिबेट होगी, जो सही किया उस काम को कब आगे बढ़ेगा, और वो बीजेपी बिहार में कर रही तो उत्तर प्रदेश में कब बीजेपी जातीय जनगणना कराएगी, राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी कब जातीय जनगणना की बात आगे करेगी, इसका जवाब दे बीजेपी। 1 साल में 4.5 लाख नौकरी दी बीजेपी, कहां गया 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देने का नारा। यूपी के बेरोजगार बिहार में जाके नौकरी ले रहे हैं, और यूपी में बुलडोजर और मंदिर। आपका क्या कहना है? टिप्पणी करिए नीचे, टिप्पणी करके बताइए कि आप इन दोनों राज्यों के बीच कहां लग रहा है। बीजेपी को ऐसा नहीं लग रहा है कि धर्म के नाम पर रोज लड़ाते रहोगे, रोज मंदिर मंदिर करते रहोगे, रोज कांवड़ ढोने वालों पर फूल की बारिश करोगे? अरे भैया, उसको रोटी भी तो चाहिए जो कांवड़ लेके आया होगा। कांवड़ लेके आ गया, घर धर्म अपना जी रहा है, भगवान को दिल में रखा है, पढ़ने कहां जाएगा? उसके घर में रोटी कैसे आएगी? उसके घर में चूल्हा कैसे चलेगा? कौन सी नौकरी करेगा वो? इसके लिए क्यों नहीं कभी पूछते आप? डायल 112 की महिलाएं लाठी खा रही हैं लखनऊ में। 69,000 शिक्षक भर्ती वाले मामले के अभ्यर्थी लाठी खा रहे हैं लखनऊ में। इलाहाबाद से लेकर लखनऊ कानपुर चले जाइए, नौजवान बेबस लाचार है कि वैकेंसी कोई नहीं आ रही, कोई क्लियर नहीं हो रही। अग्निवीर 4 साल का आ गया, लाचारी में मजबूरी में जी रहे हैं, वो गुस्से में हैं। उनको कितना दिन आप धर्म के नाम पर बरगला लेंगे? ये बिहार सरकार ने एक ऐसी चाल चल दी है कि जो लोकतांत्रिक देश में आम गरीब कमजोर मजलूम को रोटी कपड़ा मकान शिक्षा रोजगार हक दिलाने का, न्याय दिलाने का काम कर दिया। और इस न्याय की संकल्पना से उत्तर प्रदेश की भाजपा और केंद्र की भाजपा बुरी तरह से फंस चुकी है, और हमें नहीं लगता कि इसका कोई ठोस जवाब इनके पास है। हाँ, कहीं दंगा ना हो जाए, कहीं राष्ट्र खतरे में ना आ जाए, इसका संदेह हमें है। हम चाहेंगे कि ऐसा कुछ ना हो और न्यायप्रिय तरीके से, संविधान के तरीके से चीजें चलें। आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।